हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्टार स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। सीडीपी एंड पेडागोजी का 2016 का जूनियर का पेपर है ये, और सभी लोग सब ध्यान से सॉल्व करेंगे। अभी हम एक बात और बता दें यहाँ पर, जैसे कि शिक्षा मंत्री जी ने बोल दिया है कि अभी कोई वैकेंसी नहीं आएगी, शिक्षक और छात्रों का अनुपात पूरा है। लेकिन जो भी बच्चे यूपी टेट का एग्जाम देने बैठेंगे, यूपी टेट का एग्जाम तो जरूर आएगा, वो उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो जो भी बच्चे इस एग्जाम में बैठेंगे, पहली बार या दूसरी बार जो भी बैठेंगे, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं प्रैक्टिस सेट। अगर आप प्रैक्टिस सेट करते हैं ना, तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि उससे हमें पता चल जाता है कि पेपर में क्वेश्चन का लेवल क्या है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए क्या होता है, हमें प्रैक्टिस सेट बहुत हेल्पफुल होते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में आए हुए होते हैं, वैसे के वैसे ही अगले एग्जाम्स में भी रख दिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला सवाल दिया गया है, खाली जगह में किसी मनोवैज्ञानिक का नाम भरना है। यहाँ पर बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है, ऐसा बोला है किसी मनोवैज्ञानिक ने कि बालक का जो विकास होता है, विकास जो होता है आनुवांशिकता और वातावरण। आनुवांशिकता जिसको बोलते हैं कि जो माता पिता के मतलब गुणों का बच्चों में स्थानांतरण जो होता है, बच्चों में जो आ जाते हैं, उन्हें आनुवांशिकता बोलते हैं। माता पिता से जो गुण प्राप्त होते हैं, और वातावरण जो बच्चा समाज से सीखता है, परिवार से सीखता है, स्कूल से सीखता है, आस पड़ोस से जो सीखता है, वो सभी वातावरण के अंतर्गत आ जाती हैं। तो इन चीजों का मिला जुला रूप बालक के विकास को किसने बताया है? वुडवर्थ ने, गैरेट ने, हॉलैंड ने या थॉर्नडाइक ने? कौन से वैज्ञानिक ने कहा है? तो ऐसा कहा है वुडवर्थ ने। वुडवर्थ कहते हैं कि बालक का जो विकास होता है वो आनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल होता है। अभी हमने बताया आनुवांशिकता क्या होती है। आनुवांशिकता होती है माता पिता के गुणों का बच्चों में स्थानांतरण, बच्चों में आ जाना। वातावरण बता दिया, वातावरण में परिवार भी आ जाता है, और उसमें स्कूल भी आ जाता है, आस पड़ोस भी आ जाता है, फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 2 है यहाँ पर, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का परित्याग किया, और फिर चेतना का। अभी भी वे एक प्रकार का व्यवहार को संजोए हुए है, एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए है। ऐसा किसने कहा है मनोविज्ञान के बारे में, कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा का परित्याग किया, फिर मन का परित्याग किया, फिर चेतना का परित्याग किया, और अभी भी वो व्यवहार को संजोए हुए है? यह कथन किसने कहा है? यह कथन कहा है वुडवर्थ ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल दिया गया है यहाँ पर, मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। कितने वर्षों तक सुप्तावस्था होती है? सुप्तावर्ष का अंतराल होता है, मतलब कितने समय से कितने समय तक होता है। तो एक तो यहाँ पे हम समझ लें, ये मनोलैंगिक विकास लिखा है या मनोसामाजिक विकास होता, तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। मनोलैंगिक विकास किसने दिया था? मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया था सिगमंड फ्रायड ने। किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड। और यहाँ पे अगर होता मनोसामाजिक विकास, तो वो किसने दिया था? तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था एरिक्सन ने। दोनों चीजें अलग अलग हैं, सिर्फ लैंगिक और सामाजिक का अंतर है। यहाँ पे पूछा है कि इसमें मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था जो होती है वो कितने समय से कितने समय तक होती है? तो यहाँ पे 2.5 वर्ष, 2 से 5 वर्षों तक है, या 6 से यौवन मतलब किशोरावस्था तक है, 18 से 20 साल तक है, या 20 से 22 साल तक है? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। सुप्तावस्था होती है 6 से किशोरावस्था तक। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल दिया है यहाँ पर, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अभी हमने पिछले सवाल में ही बताया था मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही है, एरिक्सन ने दिया था मनोसामाजिक सिद्धांत। तो अगले सवाल पे चलते हैं। मनोलैंगिक किसने दिया है? अभी हमने पिछले सवाल में पढ़ा था सिगमंड फ्रायड ने मनोलैंगिक, और मनोसामाजिक दिया है एरिक्सन ने। सवाल दिया गया है यहाँ पर कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार इदम, अहम और परा अहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। इदम, अहम और परा अहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। किसने 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 कहा है ये? बंडूरा ने, युंग ने, एडलर ने, या फ्रायड ने? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। फ्रायड ने 3
व्यक्तित्व के घटक बताए हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, इद, ईगो और सुपर ईगो। तो ये क्या क्या होते हैं, ये चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए। तो इद क्या होता है, इद में आ जाता है जो हमें जन्मजात जो चीज़ें प्राप्त होती हैं, जो जो हमारी आदतें होती हैं जन्मजात जो होती हैं, उन्हें बोलते हैं, मतलब वो किसके अंतर्गत आ जाती हैं, वो इद के अंतर्गत आ जाती हैं। अगला है अहम। अहम के अंतर्गत क्या आ जाता है, जो चीज़ें हम समाज से सीखते हैं, इस संसार से जो चीज़ें सीखते हैं, वो अहम के अंतर्गत आ जाती हैं। और परा अहम क्या होता है, जैसे सुपर ईगो बोलते हैं। और परा अहम में क्या होता है, अच्छे और बुरे का ज्ञान आ जाता है, नैतिक मूल्यों का विकास आ जाता है, आत्मा के अंतःकरण की पुकार होती है। मतलब अगर हम कोई काम करने जा रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, ये काम ठीक है या गलत है, तो इस चीज के बारे में सोच जो होती है वो सुपर ईगो परा अहम के अंतर्गत आ जाती है। अगले सवाल पे चलते हैं। किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? ऐसा किसने कहा है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि भाषा जो होती है वह भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा ही सीखी जाती है? वाटसन ने, स्किनर ने, गुथरी ने या थॉर्नडाइक ने? तो ऐसा कहा है थॉर्नडाइक ने। और यहाँ पे थॉर्नडाइक नहीं है, ऐसा कहा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, ये दिया है स्किनर ने। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत उन्होंने कहाँ दिया, तो उनकी एक बुक है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो इसमें उन्होंने सीखने के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। और उसी सिद्धांत को क्या कहा जाता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहा जाता है। किसमें से आया है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म बुक से। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत होता क्या है, किसी भी क्रिया को बार बार करने पर उसमें परिपक्वता जो आ जाती है, मेच्योरिटी जो आ जाती है, वो होती है क्रिया प्रसूत अनुबंधन के फलस्वरूप ही आती है। और इन्होंने किस पर प्रयोग किया था अपना, स्किनर ने अपना प्रयोग किया था रैट पर, चूहे पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। ये इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। एक बात तो ये हो गई, भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है, ऐसा किसने कहा है, स्किनर ने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, स्किनर ने। और स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया था, इन्होंने अपना प्रयोग किया था चूहे पर। तो अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है यहाँ पर, निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? नहीं पूछा है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 मापें होती हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन सी नहीं है यहाँ पे? तो ऑप्शन देख लेते हैं, प्रसार, बहुलांक नहीं है, बहुलक है, माध्यांक और माध्यमान। तो अभी हमने बताया माध्य, माध्यिका और बहुलक होती है। तो हमें यहाँ पे माध्य से क्या मिल रहा है, मध्यमान मिल रहा है, बहुलक मिल रहा है, मध्यांक मिल रहा है, प्रसार नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप प्रसार नहीं है, बाकी सब चीजें हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है यहाँ पर, अधिगम में प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत को अभ्यास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है। और ये किसने दिया था? तो ये हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, थॉर्नडाइक ने सिद्धांत दिया था, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया था। और थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था, बताएं अपने। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था बिल्ली पर, कैट पर किया था इन्होंने। और स्किनर ने किस पर किया था? स्किनर ने किया था रैट पर। और पावलव ने किस पर किया था? तो पावलव ने कुत्ते पर किया था। पावलव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल दिया गया है यहाँ पर, निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? मापने के स्तरों में दो चीजों की तुलना करने में कौन सबसे अच्छा है? नामिक, अनुपात, क्रमिक या अंतराल। तो सबसे अच्छा होता है अनुपात। अनुपात द्वारा किसी भी चीजों की तुलना सही से कर ली जाती है और उसमें जो होता है गलती की भी संभावना कम रहती है। तो अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पर सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। नहीं पूछा है। प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी विधियां किसकी होती हैं? व्यक्तित्व के परीक्षण की होती हैं। पिछले प्रैक्टिस सेट में भी व्यक्तित्व के परीक्षण से बहुत सारे सवाल थे और इस वाले प्रैक्टिस सेट में भी व्यक्तित्व के परीक्षण के सवाल हैं। इसका मतलब व्यक्तित्व के परीक्षण को सभी लोग ध्यान से पढ़ लेना। और अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बता देना, उसकी वीडियो अलग से बना दी जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं, प्रक्षेपी विधि कौन सी नहीं है? रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण, T80 परीक्षण, शब्द साहचर्य परीक्षण या 16PF परीक्षण। हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने देखा था। तो यहाँ पे क्या है, प्रक्षेपी परीक्षण की विधि 16PF परीक्षण नहीं है और बाकी सब विधियां प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत आती हैं। और हरमन रोरशा ने दिया था ये रोरशा स्याही धब्बा, किसने दिया था? हरमन रोरशा ने दिया था। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है यहाँ पर, आवश्यकता का पदानुक्रम
सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत जो दिया था वो मास्लो ने दिया था, इन्होंने ही दिया था। और इन्होंने कब दिया था? ये 1954 में दिया था। कब दिया था? 1954 में दिया था। और इसे क्या बोला जाता था? मांग के सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता था, मांग के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता था। और इसमें क्या होता था? मैस्लो ने मनुष्य की 5 आवश्यकताओं को चिन्हित किया था। इसमें कौन कौन सी 5 आवश्यकताएं होती थी? आत्मानुभूति, सम्मान, सामाजिक, सुरक्षा और शारीरिक। मतलब 5 अनुभूतियां होती थी। मांग का सिद्धांत भी कहा जाता था इसको, और आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत तो इसका नाम है ही। किसने दिया है? मैस्लो ने दिया है। कब दिया था? 1954 में। और 5 कौन सी आवश्यकताएं आती हैं इसके अंतर्गत? आत्मानुभूति, सम्मान, सामाजिक और सुरक्षा और शारीरिक। मतलब जैसे कि हमारा शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, फिर उसकी सुरक्षा होती है, फिर वो समाज से जुड़ता है, समाज से जुड़ता है तो उसे सम्मान की जरूरत पड़ती है। और इसमें क्या होता है? उसे आत्मानुभूति होती है, आत्मसम्मान, उसके अंदर आत्मसम्मान की भावना भी विकसित हो जाती है। इस तरह से 5 चीजों को रिलेटेड करना है। सवाल है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? मुख्य अधिकारी ग्रंथि किसको कहा जाता है? थायराइड ग्रंथि को, एड्रिनल ग्रंथि को, अंतःस्रावी ग्रंथि को, या पीयूष ग्रंथि को? तो यहाँ पे पीयूष ग्रंथि जो होती है वो बाकी सब ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। तो अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है यहाँ पर, मनोवैज्ञानिक का नाम भरना है। खाली जगह में सामूहिक अचेतन संप्रत्यय दिया था, किसने दिया था? युंग ने, फ्रॉइड ने, एडलर ने, या सलीवन ने? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। युंग ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि अचेतन मन जो होता है वो हमारे मन का ही हिस्सा होता है, और मन जो हमारे मन एवं व्यवहार में तो होता है लेकिन वो प्रदर्शित नहीं होता है। लेकिन कब प्रदर्शित होता है? वो किसी भी विशेष परिस्थिति में ही प्रदर्शित होता है, उसी को अचेतन मन कहा जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम करते हैं लेकिन वो हम भूल जाते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड अगर कोई काम होता है तो वो चीज़ें हमें याद आ जाती हैं। तो ये सभी किसके अंतर्गत समाहित होती हैं? ये अचेतन मन में चली जाती हैं। तो सवाल यहाँ पर दिया गया है कि अंगूर खट्टे हैं, ये किसका उदाहरण है? दमन का, प्रतिगमन का, योक्तिकरण का, या प्रतिक्रिया निर्माण का? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, योक्तिकरण का उदाहरण है। अब योक्तिकरण क्या होता है? तो योक्तिकरण जो होता है मनोवैज्ञानिक रूप से एक रक्षा प्रणाली होती है, जिसमें क्या होता है? किसी भी विवादास्पद परिस्थिति जो होती है उसको तार्किक रूप से उचित मतलब सही ठहराने की कोशिश की जाती है। और इसको कैसे सही ठहराया जाता है? पहले उसका परिणाम हमें प्राप्त करना होता है, फिर उसको व्यक्त किया जाता है, फिर उसका बाद में उसका कारण बताया जाता है कि ऐसा क्यों है। ये सब चीजें किस में आती हैं? योक्तिकरण में। जैसे हम अंगूर खाते हैं तभी तो हमें पता चलता है कि अंगूर खट्टे हैं, तो पहले उसका परिणाम हमें पता चल जाता है, उसके बाद में उसका कारण व्यक्त किया जाता है। ये योक्तिकरण के अंतर्गत आता है। सवाल अगला है कि अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? तो अधिगम के सिद्धांत थे, इसमें बहुत सारे सवाल बन रहे हैं। अभी सवाल नंबर 6 भी हमने किया था, वो भी अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत था। तो किसने दिया था? वो स्किनर ने दिया था। यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, स्किनर ने दिया था। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल में दिया है कि औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि किसके बीच होती है? 50 से 59 के, 70 से 89 के, 90 से 109 के, 110 से 129 के। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? तो औसत बुद्धि की बात की जा रही है, तो औसत बुद्धि जो होती है वो 90 से 109, 110 के अंतर्गत होती है। तो इसी से संबंधित हम एक सारणी देख लेते हैं, कौन सी बुद्धि में कौन से बच्चे आते हैं। यहाँ पर एक तालिका दी गई है। ये तालिका किसने दी थी? तो ये तालिका दी थी टर्मन ने दी थी, और 1916 में दी थी। और इसमें लिखा गया है कि कौन सी बुद्धि लब्धि वाले बच्चे किसके अंतर्गत आते हैं। जैसे हम नीचे से पढ़ते हैं, इधर 71 से कम जितने भी बच्चे होते हैं, 71 से कम जिनकी बुद्धि लब्धि होती है वो जड़ बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, और 70 से 80 जिनकी होती है वो अल्प बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। 80 से 90 जो होती है वो मंद बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ दिया है 91 से 110 के बीच, क्या हमने पढ़ा था? अभी पढ़ा था सवाल, सामान्य बुद्धि, औसत बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। जिनकी तीव्र बुद्धि होती है वो 111 से 120 या 110 से 120
120 के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पे है 121 से 130 तक कौन से आते हैं, प्रखर बुद्धि वाले आते हैं। और जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो 130 मतलब 130 या 140 से अधिक वाले जो होते हैं बुद्धि लब्धि वाले, वो प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन सी होती है यहाँ पे, एक तो प्रतिभाशाली होती है, एक औसत बुद्धि होती है, सामान्य बुद्धि होती है, और एक आती है जड़ बुद्धि। ये 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और इनसे सवाल बनता ही बनता है। अगले सवाल पे चलते हैं। बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको प्रतिमानीकरण को क्या बोला जाता है, अभ्यास द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, निरीक्षणात्मक अधिगम या पुरस्कार द्वारा सीखना। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, अल्बर्ट बंडूरा के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। और ये निरीक्षणात्मक अधिगम क्या होता है, तो किसी भी बच्चे का अपना जो व्यवहार प्रदर्शित करना होता है वो कैसे सीखता है, पहले प्रदर्शित तो वो बाद में करेगा जब पहले वो इन चीज़ों को सीखेगा। उन चीज़ों को वो कैसे सीखता है, बच्चा वो बड़ों को देखता है और बड़ों के कार्यों का और उनके द्वारा जो प्रतिक्रियाएं की जा रही होती हैं उन सभी चीज़ों को देखता है, उनका निरीक्षण करता है, तब वो सीखता है। इसी को प्रतिमानीकरण और निरीक्षणात्मक अधिगम कहा जाता है। फिर वो उन चीज़ों को देखकर उनको प्रदर्शित करता है, अपने व्यवहार में समाहित कर लेता है। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल दिया गया है यहाँ पे, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व मेच्योरिटी की बात हो रही है, नैतिक चिंतन किस अवस्था के विशेषताएं हैं, संवेदनात्मक गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जो संवेदनात्मक गामक अवस्था होती है वो 2 से 7 वर्ष तक होती है। तो 2 से 7 वर्ष में बच्चा परिपक्व वाली और अमूर्त तर्क वाली बातें नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वाली अवस्था होती है और इसमें भी वो तार्किक रूप से मिच्योर नहीं होता है, परिपक्वता वाली बात हो रही है यहाँ पर, तो ये ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वो तर्क तो करता है लेकिन परिपक्वता वाली चीज नहीं आती है, वो अमूर्त तर्क नहीं करता है, कुछ चीजों को देख करके तर्क करता है। तो अमूर्त तर्क किस में आते हैं, जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, परिपक्वता वाली अवस्था होती है, 11 से 14 साल की अवस्था होती है, इसमें करता है बच्चा अमूर्त तर्क और परिपक्व चिंतन। परिपक्व नैतिक चिंतन जो करता है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में करता है, 11 से 14 वर्ष तक की अवस्था होती है। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल दिया गया है यहाँ पर, खाली जगह, जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल है। जन्मजात गुण जो होते हैं, व्यक्ति के जन्मजात गुण जो होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, समानता से, निरंतरता से, युजुत्सा से या वंशानुक्रम से। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। वंशानुक्रम, अनुवंशिकता जो होती है वहाँ से हमें जन्मजात गुण प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे खाली जगह भर जाएगी, वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। अगले सवाल पे चलते हैं। वी.एन. झा जो थे मनोवैज्ञानिक, इन्होंने कहा था कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ये कोटेशन दे करके वो पूछ लेता है ये किसने कहा है, कौन से मनोवैज्ञानिक ने कहा है, तो वी.एन. झा ने कहा है। और किसके अकॉर्डिंग है ये, वी.एन. झा के अकॉर्डिंग है। या तो मनोवैज्ञानिक का नाम दे देगा या कोटेशन दे देगा, तो मनोवैज्ञानिक का नाम पूछ लेगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा, सह संबंध, मार्गांतरीकरण या विलयन या नवीनीकरण। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा, मार्गांतरीकरण अथवा पुनर्निर्देशन के द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। मार्गांतरीकरण क्या होता है, किसी भी इंसान को सही मार्ग दिखाकर उसके व्यवहार में परिवर्तन अगर किया जाता है तो उसे मार्गांतरीकरण कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा कि मनोवैज्ञानिक के अनुसार मूल प्रवृत्ति में परिवर्तन मार्गांतरीकरण द्वारा लाया जा सकता है। किसी भी इंसान को अच्छा मार्ग दिखाकर उसके व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। सवाल है यहाँ पर, प्रत्ययों का बनते रहना एक प्रक्रिया है। प्रत्ययों का बनते रहना कैसी प्रक्रिया है, विषम, अनियमित, सामयिक या संचयी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक हो जाएगा, संचयी प्रक्रिया है। और संचयी प्रक्रिया क्या होती है, संचयी प्रक्रिया होती है इकट्ठा करना, प्रत्ययों को इकट्ठा कर, मतलब अच्छी अच्छी बातों को, अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखते रहना, किसी भी चीज़ को सीखते रहना और उनको अपने अंदर समाहित करते रहना ही एक संचयी प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल दिया गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से भूलने का कारण नहीं है। नहीं पूछा है, किसी चीज को भूलने का कारण नहीं है। मानसिक द्वंद्व, अगर हम किसी चीज को
हमारे अंदर मानसिक द्वंद्व है तो भी हम किसी चीज़ को भूल सकते हैं, तो ये ऑप्शन तो ठीक है, मतलब यहाँ पे नहीं होगा। सीखने की मात्रा, अगर हमने कम सीखा है तो कम समय तक हमारे माइंड में स्थापित रह सकता है, स्थायी रह सकता है। पुनरावृत्ति का भाव, अगर हम किसी चीज़ को कम दोहराते हैं तो भी हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। लेकिन शिक्षक की योग्यता ये कोई भूलने वाली चीज़ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक हो जाएगा कि ये कोई भूलने का कारण नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है यहाँ पर, स्पीयरमैन ने 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता क्या कहलाती है? एस कारक, जी कारक, विशिष्ट बुद्धि या सांस्कृतिक बुद्धि? स्पीयरमैन ने बुद्धि दी थी, ये तो पता ही है, इन्होंने बुद्धि दी थी। सामान्य कारक योग्यता कारक बुद्धि भी दी थी जिसे जी फैक्टर, और विशिष्ट योग्यता कारक बुद्धि दी थी जिसे एस फैक्टर के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो तर्क करने की और समस्या को सुलझाने की क्षमता क्या कहलाती है? जी कारक के अंतर्गत आती है। और जी कारक क्या होता है? एक जन्मजात प्रतिभा का कारक होता है और प्रत्येक व्यक्ति में इसकी मानसिक क्षमता अलग अलग तरह की होती है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक मानसिक कार्य करने की क्षमता भी निश्चित होती है कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार से अपने माइंड को यूज़ कर सकता है, और ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाती हैं? तो जी कारक के अंतर्गत आ जाती हैं। तो अगला सवाल पे चलते हैं। सवाल दिया है यहाँ पर, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान होना चाहिए टीचर का? शिक्षण तकनीकी पर, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन ज़्यादा पूछा है ये, किस पर ज़्यादा ध्यान होना चाहिए? सर्वाधिक पूछ रहा है। शारीरिक क्षमता पर, पारिवारिक स्थिति, ये तो गलत हो जाएगा। वैयक्तिक भिन्नता पर, हाँ, इस वैयक्तिक भिन्नता पर टीचर को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि कौन सा बच्चा किस गति से सीखता है, कौन जल्दी सीख जाता है, कौन धीमे सीखता है। तो वैयक्तिक भिन्नता मतलब कि हर एक बच्चे की अलग अलग सीखने की जो एबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है। इस चीज़ का भी टीचर को ध्यान रखना चाहिए, ना कि सभी बच्चों को सिर्फ एक समान एक गति से सिखाना चाहिए। सवाल है यहाँ पर, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक हैं थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, जड़ या गिलफोर्ड? हमने अभी पिछले सवाल में बताया था स्पीयरमैन हैं द्वितत्व के, और एक कारक के कौन है? बिने हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल दिया है यहाँ पर, सीखी हुई बात को स्मरण, याद रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है? अगर हम किसी चीज़ को सीखते हैं या याद रखते हैं फिर हम उसको भूल जाते हैं, तो सीखने की मतलब याद रखने और पुनः याद करने में असफलता जो होती है उसे क्या कहते हैं? पुनः स्मरण। पुनः स्मरण तो उस चीज़ को दोबारा याद आ जाना होता है, संवेदना भी नहीं आएगा, स्मृति भी नहीं आएगा, तो इसमें आ जाएगा विस्मृति। जो होती है सीखने की, किसी चीज़ को याद रखने की और पुनः याद करने की असफलता होती है, वो उसे विस्मृति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। सामान्य पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, सामान्य महिला में कौन से गुणसूत्र होते हैं? एक्स एक्स गुणसूत्र या एक्स वाई वाई या एक्स ट्रिपल एक्स गुणसूत्र या एक्स गुणसूत्र? तो पुरुष के गुणसूत्र होते हैं एक्स वाई और महिला के गुणसूत्र होते हैं एक्स एक्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। तो अगले सवाल पे चलते हैं। प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और उसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? मध्यमान, बहुलक, माध्यांक या मानक विचलन? क्या कहा जाता है? तो उसको माध्यांक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा, माध्यांक कहा जाता है। और माध्यांक का फॉर्मूला क्या होता है? माध्यांक इक्वल टू n अपॉन 2वां पद। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे आखिरी सवाल है, आवृत्ति वितरण को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से एक विधि है आकृति, स्तंभाकृति, गुम्फाक्षर आकृति या स्वलिखित आकृति? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? तो आवृत्ति वितरण को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधि होती है वो स्तंभाकृति होती है। स्तंभ के अकॉर्डिंग जो इस तरह से दी जाती है, इस प्रकार से कुछ, तो इसी को बोला जाता है स्तंभाकृति। स्तंभ के अकॉर्डिंग दी जाती है, आवृत्ति के लिए यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना।